दोस्तों नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दीपावली ऐसे मौके पर है जब देश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं, या कहें राजनीतिक घटनाक्रम में ऐसी रफ्तार है कि अगली दीपावली के मौके पर इस देश के भीतर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां कौन सी होगी, फिलहाल कोई कह नहीं सकता हो। और राजनीतिक घटनाक्रम जब बदल रहे हों तो उसमें जनता की भागीदारी और जनता के भीतर की हलचल राजनीतिक पैमाने पर किस तरीके से चल रही है, इसे जानना परखना आज की तारीख में शायद सबसे जरूरी हो चला है। राजनीति दीपावली इस बरस मना रही है, दीपावली अगले बरस भी आएगी, तो क्या राजनीतिक मिजाज इस देश का बदल जाएगा? राजनीतिक तौर पर जिस परिवर्तन को लेकर विपक्ष एकजुट हो चला है, क्या वो वाकई अगली दीपावली के मौके पर इस देश के भीतर में कुछ इस तरीके की जमीन को तैयार कर देगा जिसमें आपको लगेगा कि 2024 की दीपावली किस रंगत में है, और 2023 यानी आज की दीपावली को देखकर क्या इस देश में राजनीतिक मंथन किया जा सकता है? राजनीतिक तौर पर इस दीपावली का कोई महत्व हो या ना हो, लेकिन इस दीपावली के दौर में इस देश की जनता के भीतर जो मनस्थिति उसके अपने घर, रसोई, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और रोजगार पर निकलते बेरोजगारों की लंबी कतारों के जरिए अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो फिर बड़ा घना अंधियारा आपको दिखाई देगा। जो लोग डॉलर में जीते हैं, जो लोग डॉलर के बदले रुपए में बदलकर परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, जो लोग सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई एजुकेशन के लिए तो कोई स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, कोई अपनी रईसी को भुनाने के लिए दुनिया के बाजार में निकलता है, तो उस दौर में रुपए का मूल्य सबसे कम है जो इससे पहले कभी नहीं था। इस दौर में जो सोचते हैं कि सोना खरीद लें, उन्हें पता ही नहीं 9 बरस में सोने की कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। क्या ये वाकई एक ऐसी दीपावली का दौर है जिसमें राजनीतिक तौर पर इस देश के राजनेता ही चूक रहे हैं? वह जिस दिशा में बहना चाहते हैं उस दिशा में इस देश की जनता उनसे जुड़ नहीं पाती है। हकीकत क्या है? क्या वाकई इस देश के भीतर में शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, बैंकों का सवाल हो, कर्ज माफी का सवाल हो, घर में रोजी रोटी फ्री में कोई उपलब्ध करा दे उसका सवाल हो, या फिर हाथों में डिग्री लेकर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अव्वल होने के बावजूद भी कोई रोजगार ना मिल पा रहा हो उसका सवाल हो? सवाल इस दौर में किस बात का है? क्या इतनी बरसात किसी भी दौर में चुनाव के मौके पर आपने देखी होगी? जब बरसात पैसों की हो रही है, हर राजनीतिक दल बहुत कुछ देने को तैयार है, इतना कुछ देने को तैयार है जैसे लगता है कि उसके पास या तो कारू का खजाना है या फिर लक्ष्मी उसके ऊपर आन पड़ी है। और पैसा ही पैसा है, जहां मन चाहे वहां पर पैसा लुटाने का जिक्र है। और सरकार भी अपने तौर पर अब नीतियों को बनाने से चूक रही है। यहां तक कि नीति आयोग जिसने जगह ली इस देश में प्लानिंग कमीशन की, जिस प्लानिंग कमीशन को बनाया ही गया था कि इस देश के बारे में आप कम से कम 5 बरस का खाका लगातार सोचिए, और यह सोचकर सोचिए कि आने वाले वक्त में जो भी सरकार आएगी वह प्लानिंग कमीशन की योजनाओं के आसरे इस देश को आगे बढ़ाएगी। लेकिन वह भी नीति आयोग में बदल गया, और वही नीति आयोग जो इस देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसी संस्थाएं जो पूंजी से पूंजी बनाना सिखाती हो, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की गुलामी करने से हिचकती ना हो, जिसके जहन में विकास का मतलब पैसा और पैसे के जरिए डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के जरिए पैसे की कमाई, इस साइकिल में फंसी हुई संस्थाओं की मदद कौन लेता है? नीति आयोग तक ले रहा है। इस देश के पब्लिक सेक्टर को बेचने की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर चले कैसे, इसके लिए भी प्राइवेट सेक्टर से
विचार लिए जा रहे हैं, उनसे कागजों पर नीतियां बनाई जा रही है। इस देश के भीतर में जनता को क्या वाकई इस बात की जानकारी है कि यह समाज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ब्राह्मण या फिर सवर्ण तबका या फिर हिंदू मुस्लिम, उससे आगे इस देश की जो जरूरत है उसके साथ वह खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन जब धमाकेदार तरीके से राजनीति सिर्फ जाति और धर्म के आश्रय चीजों को परोसना चाहती है, तो इसमें जो हुनरमंद होगा वह तो जीत जाएगा। और अगर सभी फंस चुके हैं इसमें, तब तो हुनरमंद इसमें और हुनरबाजी के साथ आएगा। तो पहला सवाल, क्या वाकई राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो या नीतीश कुमार हो, वो नहीं जानते हैं कि किस जमीन पर मौजूदा सत्ता सबसे मजबूत है? प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा मजबूत हैं। मोदी और शाह की जोड़ी जिस बिसात को बिछाती है वो किस क्षेत्र में सबसे मजबूत है? उसी क्षेत्र में खेलने का प्रयास विपक्ष क्यों करता है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जिस दौर में सरकार का होना या ना होना, सरकार की नीतियों का होना या ना होना, सरकारी संस्थानों का होना या ना होना, इस देश के भीतर में डिग्रीधारी युवाओं के पास रोजगार का होना या ना होना, इस देश में उत्पादन का होना या ना होना और किसानों की बदहाली का होना या ना होना, जब सरकार के लिए कोई मायने ना रखता हो और उसके पास कोई भविष्य की नीति ही ना हो, उसकी पूरी नीति सत्ता को बनाए और टिकाए रखने को लेकर अलग अलग मुद्दों को उठाने की हो, तो फिर उस दायरे में विपक्ष क्यों फंसता है? उसे इस बात का हुनर या इस बात की जानकारी क्यों नहीं कि राजनीतिक सत्ता की अपनी जमीन, अपनी सत्ता को बनाए और बचाए रखने की होती है, लेकिन विपक्ष के पास कोई रोशनी होनी चाहिए और वो रोशनी जनता को राह दिखाए, जनता के साथ जुड़े, जनता के साथ हमजोली करे और जनता को यह लगने लगे कि कोई नेता नहीं बल्कि वह खुद ही अपने तौर पर उस राजनीति के हिस्सेदारी में आकर खड़ा हो गया है जहां पर उसकी जरूरतें हैं। मुफ्त की नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या विपक्ष इस राजनीति से लगातार चूक रहा है? और यही वजह है कि मोदी और शाह लगातार अलग अलग मंचों पर ठहाके लगाते हुए दिखाई देते हैं और पीछे बैठा आरएसएस अपने तौर पर भविष्य की रणनीति बनाते हुए चलता है। विपक्ष क्या चूक रहा है? तीसरा सवाल, वह कौन सा मुद्दा है जिससे सत्ता डरती है? वह कौन से इशू हैं जिसको सत्ता नहीं चाहती है कि यह उठकर सामने आ जाए? वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसको लेकर सरकार के भीतर एक डर का भाव है? और ये तीनों परिस्थितियों के साथ विपक्ष के भीतर वो हिम्मत क्यों नहीं आ पाती है जहां पर विपक्ष का कद एक बड़ी लकीर खींचते हुए इस देश के लोगों के साथ जुड़ता चला जाए और ये एहसास धीरे धीरे खत्म हो जाए कि वो नेता है और हम जनता हैं। ध्यान दीजिए, यह परिस्थिति भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जरूर बनी थी। नहीं महसूस होता था नेहरू गांधी परिवार की विरासत को थामे हुए राहुल गांधी सड़क पर घूम रहे हैं, यह कल्पना के परे था और लगता ऐसा था कोई महात्मा गांधी की विचारों को ओढ़कर उस सच्चाई से रूबरू होना चाहता है जिस सच्चाई को इस दौर में दफन कर दिया गया। इस देश की परिस्थितियों के साथ जब आप खड़े होंगे तो आप बार बार कपड़े नहीं बदलेंगे, आप करोड़ों के हवाई जहाज पर नहीं घूमेंगे, आप इस देश के भीतर दिखावा नहीं करेंगे, आप राष्ट्रवाद जगाने के लिए सेना के बीच और धर्म जगाने के लिए मंदिर में पूजा पाठ करते हुए इस बात का ऐलानिया तौर पर ऐलान नहीं करेंगे कि हमने राम मंदिर बनाया है। राम तो कण कण में है। आपने अयोध्या नगरी को चकाचौंध से भर दिया, लेकिन जब तक दिए की बाती बुझती उससे पहले ही इस देश की गरीबी आकर उस बाती में से उस तेल को निकालने लगी जिसको बाजार में बेचकर उसके घर का चूल्हा जल सके। यह वो दर्द है जिस दर्द को कौन महसूस करेगा कोई नहीं जानता है। यह इस देश की उस माली हकीकत का सच है जो अलग अलग दायरों में अलग अलग परिस्थितियों के साथ
एक बेचैनी पैदा कर रहा है, चाहे वह पीएमओ में बैठा हुआ सेक्रेटरी हो, चाहे ईडी का चीफ हो, चाहे सीबीआई का डायरेक्टर हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, चाहे वो सीवीसी के अधिकारी हो, चाहे मंदिर में बैठे हुए पुरोहित ही क्यों ना हो, चाहे इस दौर में नौकरी के लिए हाथों में डिग्री लेकर चलता हुआ युवक ही क्यों ना हो, चाहे वाइस चांसलर क्यों ना हो, जो बड़े लंबे दौर से वाइस चांसलर बने रहे, इस दौर में चाहे शिक्षकों की कतार ही क्यों ना हो, गुस्सा हर किसी के भीतर है। और गुस्सा इस बात को लेकर है कि मौजूदा परिस्थितियों में दीपावली तो दूर की बात है, जब सत्ता की रंगरेलियां दिखाई देती हैं और मीडिया के भीतर शोर मचता है कि यही इस देश की चकाचौंध भरा सच है, तो लोगों के भीतर गुस्सा होता है। लेकिन विकल्प कहां पर नजर आए, इस दिशा में कोई नेता निकलकर आता क्यों नहीं है, वो भटक क्यों जाता है, यह भी सवाल है। हम एक एक करके इन सवालों पर आए, उससे पहले एक हकीकत इस देश की जरा समझ लीजिए। इस देश के भीतर में एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इस देश का पब्लिक सेक्टर जो पीएसयूज है, इस देश